जय हिंद दोस्तों। आप सभी का SSP@लर्निंग ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग आज SSC MTS और हवलदार के लिए GK GS के धमाकेदार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और इस क्लास से क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आना तय ही है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पहले एक मोटिवेशन हो जाए। इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, APJ अब्दुल कलाम। माननीय APJ अब्दुल कलाम। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। तो इस ज़माने में अच्छा दोस्त तो बहुत कम ही लोग मिलते हैं, लेकिन अच्छी पुस्तक बहुत मिल जाती है। तो आप लोगों से कहना यही है कि आप लोग किताबों को अपना मित्र बनाएं, जो आपको हमेशा साथ देगी, वो कभी आपको हारने नहीं देगी। चलिए ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों में लड़ी गई? महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों में लड़ी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 दिन। 18 दिन में लड़ी गई। महाभारत में जो लड़ाई हुई थी, किसके किसके बीच में हुई थी? कौरवों के बीच में और पांडवों के बीच में हुई थी। किसके लिए हुई थी? कौरव और पांडवों के बीच में हुई थी। ये हस्तिनापुर जो साम्राज्य था, उसके सिंहासन प्राप्ति के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक, कादम्बरी क्या है? पहले कादम्बरी है, कादम्बरी एक संस्कृत उपन्यास है। क्या है? संस्कृत का उपन्यास है। संस्कृत का उपन्यास है, जिसको किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। किसने? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट जो थे, सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष के दरबारी कवि थे। और इन्होंने क्या किया है, एक हर्षचरित नामक पुस्तक की भी रचना की है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? मीर कासिम, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो के बीच में लड़ा गया था। मीर कासिम, सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो के बीच में लड़ा गया था। और 1765 में, इसी युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में 1892 ईस्वी में शामिल हुए। 1892 ईस्वी में शामिल हुए।
इन्होंने भारतीय आय की गणना किया। इन्होंने क्या किया? भारतीय आय की गणना किया और एक रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना की। इसमें धन अफवाहों के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? धन अफवाहों के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। धन अफवाह का सिद्धांत कब आया? 1867 से 1868 के बीच में धन अफवाह का सिद्धांत दिया, जिसमें यह दर्शाया गया है कि ब्रिटिश जो है भारत से पैसा कैसे लेकर जा रहे हैं, इस पर कैसे लूट रहे हैं, इस चीज़ बातों को पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? भारतों को स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई? ये अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। आइए भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो पहला क्या है? संघात्मक सरकार की स्थापना किसके तहत होती है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत होता है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना होती है। प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पे स्वायत्त शासन की स्थापना होती है। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना होती है और प्रांतों का स्वायत्तता तो प्रदान करता ही है, प्रांतीय शासन व्यवस्था भी लागू करता है। ठीक है, और केंद्रों एवं प्रांतों की जो शक्तियां हैं उनको भी विभाजित करने का काम कौन करता है? भारत सरकार अधिनियम 1935। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? किसके संविधान से लिया गया है? मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, यूके से क्या लिया गया है? यूके से लिया गया है नागरिकता लिया गया है। यूके से क्या लिया गया है? नागरिकता लिया गया है। यूके से नागरिकता लिया गया है और सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। यहाँ से सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री देने का प्रावधान किया है? किस आर्टिकल के तहत भारत रत्न और पद्मश्री दिया जाता है? तो आर्टिकल नंबर 18 है। आर्टिकल 18 है। ठीक है, भारत सरकार 18A में कहा है, क्या कहा है कि सेना, विद्या और राज्य संबंधी सम्मान के अतिरिक्त और कोई सम्मान आप नहीं दे सकते हैं। और इसी के अंतर्गत कहा है, 18 के अंतर्गत कहा है, क्या कहा? भारत सरकार भारत रत्न और पद्मश्री के जितने भी अवार्ड हैं, पद्म के जितने अवार्ड हैं, सब आर्टिकल 18 के तहत दिया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है? भारतीय संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है? आप लोग बताएंगे कृपया कमेंट करके। तो भारतीय संविधान
1,20,000 शब्दों से मिलकर बना है। भारतीय संविधान 1,20,000 शब्दों से मिलकर बना है। जो भारतीय संविधान कैसे निर्माण हो? भारतीय सभा द्वारा निर्माण किया गया। संविधान का निर्माण सभा द्वारा निर्माण किया गया। और मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियाँ थे। लेकिन प्रेजेंट में देखा जाए, गणना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 25 भाग हैं और 452 आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, कितने हो गए अब? 25 भाग हैं, 452 आर्टिकल हो गए हैं और 12 अनुसूची हो गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश किस भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला है? कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो भारत का जो मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में फैला है। ये अक्षांशों की बात की जाए, अगर देशांतर की बात किया जाए तो देशांतर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में जो इंडिया का विस्तार किया हुआ है, मतलब है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। हिमालय के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? देवताओं की भूमि किन्नौर जो है ये चीन की सीमा से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के अलावा कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? कृपया बोलिए, कृपया बताने की कोशिश किया जाए। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। और कौन सा निकलता है? सोन नदी निकलती है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। गंगा की सहायक नदी है जो कहाँ पर जाके मिलती है? पटना में मिलती है। और गंगा की दक्षिणी तट की मुख्य सहायिका इसी को कहा जाता है। ठीक है भैया, आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये मैंने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। आप लोग मेरा शॉर्ट वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अच्छा बुरा क्या हो, कैसे लग रहा है आपको, अपना राय जरूर दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है केटू है, जो किसका भाग है? ये ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये किसका भाग है? ट्रांस का भाग है। ट्रांस इंडिया में जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में ये पाया जाता है। और काराकोरम यहाँ पर है, लद्दाख में है। और जो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी केटू है और इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी यही है, केटू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। यह योजना कब आया था? 2012 से 17 के बीच में चला था। 2012 से 2017 के बीच में चला था। ठीक है, इसमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरित क्रांति के आंदोलन कब से कब तक चले? हरित क्रांति के आंदोलन कब से कब तक चले? पहले ये बताइए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है भैया, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में अगर पूछा जाए, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है, अर्नेस्ट। विश्व में कौन है? विश्व में है अर्नेस्ट बोरलॉग। याद कर लीजिए। ठीक, चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? हरित क्रांति के आंदोलन कब से कब तक चला? हरित क्रांति का आंदोलन कब से कब तक चला? तो 1967 से लेकर 1990 तक चला। कब तक चला? 1967 से लेकर 1990 तक चला। ठीक, 1967 से 1990 के बीच में हरित क्रांति का आंदोलन चला। ठीक है भैया, चलिए आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप बताइए, वनोरोपण प्रक्रिया है। वनोरोपण प्रक्रिया क्या है? वनों को साफ करने की? नहीं। वनों में और पेड़ लगाने की? हाँ, यही हो सकता है। वनों में और पेड़ लगाने से क्या कहा जाएगा? वनोरोपण प्रक्रिया कहा जाएगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया भारत का पहला बंदरगाह क्या है? स्वतंत्रता के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तब कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया था? कांडला बंदरगाह। कांडला गुजरात। कहाँ पर है? कांडला गुजरात में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को किस रूप में अधिसूचित किया गया है? यूनेस्को में अधिसूचित किया गया कि जैविक उद्यान है कि राष्ट्रीय उद्यान है? क्या है? ये है बाघ संरक्षित क्षेत्र, बाघ अभयारण्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पहली महिला अध्यक्ष जो है मेघना अहलावत हैं। ठीक है, रेखा शर्मा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। विश्व बैंक के नए अर्थशास्त्री कौन नियुक्त किए गए? विश्व बैंक के नए अर्थशास्त्री कौन नियुक्त किए गए? इंदरजीत गिल। कौन भैया? इंदरजीत गिल। ये दूसरे भारतीय हैं। पहले भारतीय कौन थे? कौशिक बसु थे। पहले भारतीय थे कौशिक बसु और इंदरजीत गिल जो 1 सितंबर 2022 से अपना पदभार संभाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते भैया। टोक्यो ओलंपिक 2020 का क्रम कौन सा है? टोक्यो ओलंपिक 2020 का क्रम कौन सा है?
32वां क्रम है। कौन सा क्रम है भैया? 32। टोक्यो ओलंपिक 2020 का क्रम 32 है। इसमें कुल कितने खेल हुए? 33 खेल हुए, 33 खेल हुए और 339 इवेंट, 339 इवेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है? विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में और रक्तता हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं? और रक्तता हो जाती है, इसे एनीमिया बोलते हैं। और विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। और विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। और विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, और विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है? निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप अस्थायी रखती है? ओह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन भी है। तो ये कौन सी है? हाइपोथैलेमस है, जिसे क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये ताप का नियंत्रण करता है, भूख प्यास, लैंगिक आचरण का भी नियंत्रण करता है। ठीक है, और हमारे शरीर की जो सुरक्षा की बात आती है, जैसे अचानक कोई थप्पड़ मारे तो आँख की पुतली जो है दब जाती है, ये कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार किसके बराबर होता है? एक बार बराबर होता है किसके? एक बार बराबर होता है 10 की घात 5। 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की घात 5 पास्कल कौन सा है? ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन याद भी रहा होगा और समझ भी आया होगा। जिसको नहीं पता था वो नोट कर ले कृपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है और साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण हो जाता है? पुरानी किताबों का जो पेज होता है वो भूरा कलर का हो जाता है। किस कारण से होता है? सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण होता है। ठीक है, चलिए आइए, आपको ये क्लास तो अच्छा लगा होगा, आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर किया जाए और इसको सब्सक्राइब करें। इसी तरह के क्लास को देखने के लिए आप ssp@learningblock से सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन दबा के सारी क्लासों का अपडेट पा सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को जोरदार तरीके से करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।